अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या पंजाब और KPK की जगह पूरे मुल्क के इलेक्शन एक ही दिन होने जा रहे हैं? मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत हाल में ये सवाल बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। पहले मैं आपके सामने एक ही दिन इलेक्शन होने के फ़ायदे रखना चाहती हूँ और फिर उसकी पॉसिबिलिटीज़ और ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त नाज़रीन शदीद मुआशी बहरान का सामना है। फिर ऐसे में बाय पार्ट्स इलेक्शंस पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो एक ही दिन इलेक्शन पाकिस्तानी मईशत को सूट करता है। एक के बाद एक इलेक्शन से मुल्की इदारों को ज़्यादा ज़ाहिर है टफ टाइम भी मिलेगा। इलेक्शन कमीशन एक ही बार मुख्तलिफ इदारों से अमला लेकर ड्यूटियाँ लगाए तो एतराज़ात भी ज़ाहिर है फिर कम उठाए जाएंगे। फिर सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने और इसे मोबलाइज करना भी एक ही दिन के इलेक्शन में ज़्यादा आसान होगा और बार बार सिक्योरिटी प्लान तरतीब देना उस तरीके से मुमकिन नहीं हो सकता। लिहाजा ये बात तो तय है कि एक ही दिन इलेक्शन कराने के फ़ायदे ज़्यादा हैं और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन भी हर सूरत यही चाहेगा कि इलेक्शन एक ही दिन कराए जाएं। लेकिन अब मसला है, सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी गुज़श्ता रोज़ पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल की तारीख अनाउंस कर चुके हैं। अब गवर्नर KPK ने सूबे में ज़ाहिर है इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है, मगर गवर्नर KPK गुलाम अली का मानना है कि सदर आरिफ अलवी ने जल्दबाजी से काम लिया है। मैं तो सदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुशावरत से मुतफ़क्का तारीख ही देना चाहता था। मुमकिन तौर पर KPK गवर्नर भी 30 अप्रैल की तारीख ही देंगे। अब आते हैं कि इदारों के अलावा दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको क्या सूट करता है। तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो हर सूरत अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, चाहे वो 2 सूबों में हो तो इमरान खान तो तारीख आगे करने पर समझौता करते नज़र नहीं आते। लेकिन जब बात हो सारे मुल्क के एक ही दिन इलेक्शन होने की तो ये पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान चंद हफ्ते मज़ीद आगे मान जाएं। एक ही दिन इलेक्शन अगर पूरे मुल्क में हो तो उन्हें ये ज़्यादा सूट करता है। अब गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ने यही बात कही कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन हो जाते हैं अगर तो पैसों की बचत होगी, जिस पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा कि अगर इमरान खान एक इलेक्शन पर संजीदा हैं तो उनसे बात हो सकती है। मगर यहाँ मसला ये है कि इमरान खान सियासी क़ुव्वतों की बजाय किसी और से बात करना चाहते हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर सियासी जमातों को एक टेबल पर बिठाने का रिस्क लेगी या सियासी मामलात से अलग रहकर अपने न्यूट्रल होने के तासुर को मज़ीद मजबूत करेगी? क्या मुल्की मफाद में वक्त से पहले इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है? नाजरीन, सदर पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के बाद PDM की इत्तेहादी हुकूमत गहरी सोचों में गुम है कि अब क्या किया जाए, कौन से नए उज़र तराशे जाएं। कल हुकूमत के 3 बड़े लोग यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर जरदारी और मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म हाउस में जो दस्तयाब कानूनी सियासी ऑप्शंस हैं उन पर मिलकर बैठे रहे, मगर किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। लंदन से नवाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लिया गया। ज़राए ये बताते हैं कि मुलाकात में आसिफ जरदारी ने यह राय दी है कि इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि अदालती हुक्म के बाद कोई दूसरा ऑप्शन बाकी नहीं रहा। मीटिंग में दोनों सूबों में PDM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन इकट्ठे या अलग अलग लड़ने पर भी अभी हतमी फैसला नहीं हो सका, जिसके लिए ज़ाहिर है मज़ीद मुशावरत होगी। यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद हुकूमत डायरेक्ट इलेक्शन में जाएगी या पहले अदालती फैसले की तशरीह के लिए रिव्यू पिटीशन भी फाइल की जा सकती है, क्योंकि हुकूमती अहदेदार पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 3-2 की अक्सरियत के फैसले को 4-3 का कहकर इसे मतनाज़ बना रहे हैं। क्या इलेक्शन का सीधा मामला मजीद भी उलझ सकता है? हुकूमत कोई नया उज़र सामने ला सकती है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुसलसल अदालतों पर यह प्रेशर है बढ़ाया जा रहा है कि और मरीम नवाज़ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। मरीम नवाज़ हों या दूसरे लीगी रहनुमा, उनके अल्फाज और इल्ज़ामात तो मुख्तलिफ हैं, मगर मुतालबा एक ही है और वो मुतालबा है कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट देकर बाइज़्ज़त बरी किया जाए। क्या नून लीग की ख्वाहिश पर दोनों सूबों में इलेक्शन से पहले जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मरीम नवाज़ करती आ रही हैं, क्या इस पर भी अमल दरामद हो सकता है ताकि नवाज शरीफ जब लंदन से वापस आए तो उनको जेल ना जाना पड़े? क्या वाकई नून लीग का मुतालबा कानून के दायरे में है? क्या माजी में उनके लीडर के साथ नाइंसाफ़ी वाकई हुई है? अगर ऐसा नहीं होता तो मुस्लिम लीग नवाज़ इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला कैसे करेगी? दूसरी तरफ नाज़रीन, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि PTI चेयरमैन इमरान खान पर भी दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। नाअहली गिरफ्तारी की तलवार उनके सर पर अभी भी लटक रही है। गुज़श्ता 10 महीनों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस को अगर हम पैमाना बनाएं तो कहा यह जा सकता है कि इमरान खान इस वक्त मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। यहाँ यह भी सवाल उठता है कि इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ मकबूलियत काफ़ी है या किसी नादीदा क़ुव्वत की कबूलियत भी ज़रूरी है? शायद इसी बात का अदराक खान साहब को हो चुका है, जिस बिना पर वो अब ये कहने पर मजबूर हुए कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं, अब कोई बात ही करना
बनाना चाहे तो मैं क्या करूं, या इमरान खान बार बार इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करके दोबारा उनकी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं? क्या ये तर्ज सियासत ठीक भी है? और आज भी इमरान खान ने कहा कि अगले हफ्ते से वो पंजाब में होने वाले जो इलेक्शन है इस हवाले से कैंपेन वो शुरू करने जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, उन्हें पता है उनको जो कत्ल करने का मंसूबा था, उनको मारने का, उनके कातिलाना हमले में कौन कौन मुलव्विस है, इसके बावजूद वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। जिस पर नेल्सन मंडेला की उन्होंने मिसाल दी कि वो 27 साल जेल में रहे, बाहर आया नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला ने सबको माफ़ कर दिया। और उसी नक्शे कदम पर इमरान खान भी चलना चाहते हैं कि मुझे भी जो मारने की कोशिश की गई, मैं भी सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। बात करेंगे, मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा। अंदलीब अब्बास साहिबा, आज इमरान खान साहब की जो बात करते हुए जो बॉडी लैंग्वेज थी, पिछले 10 महीनों से जब से अदम एतमाद की तहरीक के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत घर गई, उन्हें भेजा गया, आज पहली बार इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एक तसल्ली भी लगी, कॉन्फिडेंस भी लगा। जिस तरीके से वो मंशूर बता रहे थे, जिस तरीके से वो प्लान दे रहे थे, वो बिल्कुल वैसे लग रहा था कि जैसे उनकी, मुझे वो तकरीर याद आ गई आज इमरान खान की, वो आज खिताब देकर, जब इमरान खान साहब आप लोग जीत गए थे 2018 में और उन्होंने अपनी पहली विनिंग स्पीच दी थी। आज बिल्कुल इमरान खान का कॉन्फिडेंस मुझे तो वही लग रहा था। लेकिन साथ साथ एक और बड़ा अच्छा जैसे लगा, आज बड़ी पॉजिटिव चीज़ें मुझे नज़र आई इमरान खान साहब की स्पीच में। उन्होंने कहा मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, अपने कातिलों को जिन्होंने हमले की कोशिश की, हमला किया, मारना चाहते थे, मैं उनको भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या, किसकी तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं? क्या आप नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, इन लोगों के साथ भी बैठने को तैयार है? इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बैठने को समझ में आता है कि आप लोग तैयार हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कहा कि हम तो बात करना चाहते हैं, कोई नहीं बात करना चाहे तो हम क्या करें, तो सियासी क़ुव्वतों के साथ भी आप लोग बैठने को तैयार हैं? शुक्रिया शाजिया। सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की, कॉन्फिडेंस की बात की, सही बात की आपने। लेकिन अगर आप देखें तो मेरे ख्याल है सारी दुनिया ये मानती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात, जितना वो कहते हैं कि खान साहब कहते होते हैं कि मैं क्रिकेट में और अपनी सारी उम्र में जब मुकाबला सख्त होता है ना, तो मैं अपने बेस्ट फॉर्म में होता हूँ। तो वो चूंकि इतना सख्त मुकाबला था और वो माशाल्लाह हर मुकाबले में जब उनको गोलियों से छलनी किया गया, वो तब भी अपना मुकाबला करते रहे। और आज सारे दुनिया के पंडित कह रहे थे कि जी इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस की तारीख आ गई और इंशाल्लाह होंगे भी। अब आपने बात की कि जी क्या लाया अमल है, बड़ा सिंपल है। हम गए हैं नेशनल इलेक्शन के फेज में, नेशनल जनरल इलेक्शंस हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस के ऊपर। हम चाहते हैं कि एक ही तारीख को हो जाएं जनरल इलेक्शंस भी, क्योंकि उससे पैसे बचेंगे। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मतलब है कि आपके 60-70% इलेक्शंस हो गए। और इन इलेक्शंस के लिए अब हमने लोगों को बताना है कि जैसे इन्होंने मुल्क को डुबोया है, हम इसको कैसे बाहर लेके आएंगे। अगला फेज हमारा सारा आप देखेंगे मैनिफेस्टो, सॉल्यूशंस और क्या क्या इक़दामात हमने उठाने हैं, पहले मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए और फिर मुल्क को स्टेबल करने के लिए। और अगर आपको याद हो तो जब हम 2018 में आए थे, मुल्क की तारीख का, और वो आज भी रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा खसारा छोड़ के गई थी $19 बिलियन का। $19 बिलियन का खसारा छोड़ के गई थी, जो कि आज तक नहीं हुआ। और आपको ये भी याद होगा कि हमने तकरीबन 20 बिलियन कर्जों पे भी देना था, तो मिला के कोई 37-38 बिलियन हमने आते ही देने थे। और हमने उसको 1 ईयर के अंदर उसको स्टेबल किया। आप लोगों को तो दोनों लिहाज से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सूट करता है, अगर सिर्फ पंजाब और केपीके में भी हो जाए और जितना आप लोगों को कॉन्फिडेंस है आप लोग जीत जाते हैं, तो विफाक की सीटें निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर वैसे ही एक दिन में जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं, वो भी आपको सूट करता है। तो आपको तो ये दोनों तरह से ही इलेक्शंस होना सूट करता है, भले ही पहले सूबों में हो या एक दिन जनरल इलेक्शंस हो जाए। देखिए ये अल्लाह ताला की है कि कैसे फंसे हैं ये।
वो जो फवाद चौधरी ने कहा ना, बिल्कुल सही कहा है। उसने कहा है कि जी मरियम की और इन सब जमातों की हालत ऐसी है जैसे वो चूहा नहीं निकलता और वहां सामने पनीर नजर आता है, लेकिन पनीर जो होता है वो खटखटी में होता है। तो वो चूहे को भूख भी लगी होती है, वो पनीर खाए बगैर गुजारा भी नहीं है, और अगर खाएगा तो फंस जाता है उसमें जाके। हाँ, तो अब इनका ये हाल है कि ये अगर इलेक्शंस नहीं करते तो ये आउट हो जाते हैं, और अगर इलेक्शंस करते हैं तो ये मर जाते हैं। तो अब इनका ये हाल है कि इनके पास एक ही। लेकिन आप लोगों के लिए क्या ये काबिल कबूल है जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मरियम नवाज साहिबा करती हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी खेलने का पूरा मौका दें, जितने भी उन पर केसेस हैं, सजाएं हैं, ख़त्म की जाएं, सिजिलियन माफिया, गॉडफादर जिस तरह के अलकाबात से नवाजा गया उनको वापस लिया जाए, तो हम पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, फिर हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो क्या इस पर समझौता आप करने के लिए तैयार हैं कि नवाज शरीफ को भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए, आए लड़ें, अपनी सजाएं उनकी माफ़ हों, एक ही दिन में इलेक्शंस हों, जान छूटे सबकी? मरियम तो वो है ना, खेलने को मांगे चांद, वो तो ऐसे है ना, खुल जा समसम और सारे केस माफ हो जाएं। आप ये देखें कि एक माइंडसेट देखें मरियम का कि हुआ क्या है, कि इनकी हिस्ट्री देखें। अगर जस्टिस कयूम वाली अदालत नहीं है तो कबूल नहीं है, अगर जिसको कहते हैं कबूल नहीं है, अटैक करना है। और वो बेचारे जो जजेस हैं वो बाथरूमों में अपनी जान बचा के घुसे 97। अब ये बातें आप लोग ना करें। अभी जो ऑडियो लीक्स आई पिछले दिनों परवेज इलाही साहब की भी और भी बड़ी ऑडियो लीक्स आई, अभी फिलहाल इस बात को ना ही छेड़े। जजिस को लेकर पहले ही मामला इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि कौन किस जज के साथ किसके सामने केस रखने को तैयार है, किसके सामने केस पेश करने को तैयार है। तो ये चीज़ें आप लोगों की भी इतनी निकल कर सामने आ चुकी हैं, तो इस पर बहस ना ही करें तो बेहतर है। आई डिसएग्री, बिल्कुल कोई मुआवजा ही नहीं है, किसी किस्म का मुआवजा नहीं, बल्कि किसी पार्टी का भी। आप अगर जस्टिस इरशाद का पढ़े तो वो रफीक तारड़ साहब जो थे, बक्से लेके गए बेंच खरीदने कोयटा का। ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज है, ये तो और किसी पार्टी के मुतालिक कुछ है भी नहीं, करीब भी नहीं है। अब मैं जो आपको बात, आप ऑडियोज कर लें, जो मर्जी कर लें, फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कराते क्योंकि पता है सारी डॉक्टर्ड है, 1 मिनट में हकीकत आ जाएगी। बात क्या है? बात यह है कि ये पहली दफा हुआ है कि सारी इस्टेब्लिशमेंट, सारी ब्यूरोक्रेसी, 13 पार्टियां, सारी मशीनरी, सारा पैसा, और ये 2 इलेक्शंस हार गए, तीसरा इन्होंने अभी जामपुर में तमाचा पड़ा है इनके मुंह पे। तो इस वजह से ये चाहते ही नहीं कि इलेक्शंस। एक और ऑप्शन अगर हुकूमत मानती है कि एक ही दिन में हम इलेक्शंस कराने के लिए तैयार है, लेकिन तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि इलेक्शन 1, 1.5, 2 महीने आगे चले जाएं, तो ये कबूल है आप लोगों को? आपने पहले भी पूछा कि हम बैठने को तैयार हैं। हमने हमेशा कहा है कि इलेक्शंस के ऊपर बात करें, हम बैठने को तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्शन 30 अप्रैल के बाद पूरे मुल्क में अगर एक ही दिन में करवाने के लिए तैयार होते हैं, 1, 1.5, 2 महीना आगे हो जाते हैं, तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, इस चीज पर आप लोग बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार है, राइट? हम इस चीज को डिस्कस करने के लिए और ऑप्शंस देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुल्क में टोटल इलेक्शंस हो, नंबर 1। हम चाहते हैं कि खर्चा कम हो, नंबर 2। और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द लोग इंतखाब करें कि कौन है जो इस मुल्क को, इस डूबती हुई किश्ती को, जिसको ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा है कि डिफॉल्ट है। डार साहब टीवी पे कह रहे हैं कौन है जो कह रहा है डिफॉल्ट हो गया। भाई ख्वाजा आसिफ खुद कह चुके हैं, और मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि तुमने बेड़ागर कर दिया, तुम कह रहे हो मिफ्ता इस्माइल ने बेड़ागर कर दिया। इसमें तो कोई डिबेट नहीं रहा ना कि आपस में इन्होंने बेड़ागर की है। अब वो एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग करेंगे क्या? आप लोग कोई मैसेज भिजवाएंगे स्पेशली हुकूमत को, कोई वफ्द भिजवाएंगे, कोई पैगाम भिजवाएंगे, सदर पाकिस्तान को बीच में डालेंगे कि इस इशू पे हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुल्क में एक दिन इलेक्शंस करवाएं? देखिए, सदर ममलिकत ने भी बहुत बेशुमार दफा बीच में सारसी का किरदार अदा किया, और हम पब्लिकली भी कह चुके हैं, आपके जरिए भी कह चुके हैं
कि जी जहां तक नेशनल इलेक्शंस का ताल्लुक है, हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, हम उस पे बात करने को बिल्कुल तैयार हैं। और इमरान खान का ये कहना है कि मैं सबको माफ करने को तैयार हूं, ये सिर्फ अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले उस तनाजुर में बात की है, या और मामलात में भी करप्शन केसेस सब चीजें जो एनआरओ की बात करते थे, हर हवाले से इमरान खान साहब माफ करने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ अपने ऊपर कातिलाना हमले के तनाजुर में उन्होंने बात की है? देखिए, ये तो लॉजिक है ना कि जो मुझ पे कत्ल हुआ या जो मेरे पे गलत बात हुई है, अल्लाह ताला मुझे उसकी इजाज़त देता है कि मैं उसके मुतालिक माफ़ कर दूं या जो मर्जी करूं, लेकिन जो बाकियों का है उनका मैं कैसे माफ़ करूं? वो बाकी माफ़ करें ना करें, जो कुछ भी हो वो तो उनका मामला है। अपने लिहाज से जो इतना बड़ा दिल करके कि दिन दहाड़े कत्ल किया और अब दोबारा कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं उसको भी जिसको कहते हैं दरगुजर करने को तैयार हूं। दोबारा भी अगर इस तरह का खदशा है तो क्या समझा जाए कि पंजाब में केपीके में होने वाले इलेक्शंस कैंपेन के लिए खान साहब खुद मैदान में नहीं आएंगे, खुद आवाम के पास नहीं जाएंगे, खुद जलसों में नहीं जाएंगे? वो ये देखें, अभी एग्जाम्पल आपने देखा कि जिसने कत्ल किया, जो कातिल है उनका नवीद, उसको अदालत प्रोटेक्शन दे रही है कि जी ये वीडियो लिंक से बयान दे दे, इसकी जान को खतरा है, और जिसको उसने मारा और इतराफ किया कि मैंने मारा है, उसको वो एग्जेम्पशन नहीं दे रहे। लेकिन खान साहब फिर भी गए और खान साहब फिर भी जाएंगे, क्योंकि वो एक बहादुर निडर आदमी, उसने कहा मैं अपनी जिंदगी इस मुल्क पे कुर्बान कर दूंगा। सही। और इस बार क्या खास पहले ही आप लोग अपनी टीम का ऐलान करेंगे, जैसे पहले भी हुआ था? पहले असद उमर साहब आए, फिर हफीज़ शेख साहब आए, फिर शौकत तरीन साहब आए। पहली हुकूमत थी, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था किस वजारत के लिए कौन मौजू है। हर वजारत के लिए दो तीन दफ़ा आप लोगों ने लोगों को बदला। क्या इन गलतियों से सीख चुके हैं या अभी होमवर्क बाकी है? देखिए जी, गलतियों से इंसान हमेशा सीखता है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा हम बहुत ही केयरफुल टिकटों में भी और इंशाल्लाह अपनी टीम में भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे साथी। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए कॉमर्स राना एहसान अफजल साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, पंजाब की डेट अनाउंस हो चुकी, कल सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की डेट दे दी। क्या अब भी आप लोग यही चाहते हैं कि मुल्क में जो है वो एक ही दिन में इलेक्शंस ना हो, पंजाब के हो जाएं, केपीके के हो जाएं, फिर बाद में बलूचिस्तान में, वफाक में, सिंध में हो? आप लोग चाहते हैं कि मुल्क का पैसा बचे, मुल्क के वसाइल बचे और एक ही दिन आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए? वालेकुम सलाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो ये नया ट्रेंड आप सेट करना चाहती हैं कि पंजाब का आप असेंबली डिसॉल्व करें और फिर जो है पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दें, तो ये ट्रेंड तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा कि कोई बंदा भी जो है वो पंजाब या एक और सूबे की असेंबली तोड़े और फिर डिमांड करे कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाए। तो मेरे ख्याल से जितनी हमारी जमहूरियत अभी भी लंबा सफ़र करके आई और उस हद तक मैच्योर नहीं हुई, वहाँ अगर ये रवायत हम रखना चाहते हैं तो वो तो जमहूरियत को और कमज़ोर करेगी। तो वफाक में इलेक्शन तो अपने टाइम पे होगा और होना चाहिए। कुछ गिव एंड टेक करके कुछ पीछे आप लोग आ जाएं, कुछ इमरान खान 1-2 महीने आगे चला जाए, तो बीच का रास्ता अगर निकलेगा तो इसमें इस मुल्क का फ़ायदा है। ना आप लोगों का ज़ाती फ़ायदा है, ना इमरान खान का, ना आप लोगों का नुकसान है, ना इमरान खान का नुकसान है। एक ही दिन में होगा, मुल्क को फ़ायदा होगा, एक दिन में नहीं होगा, मुल्क का नुकसान होगा। देखिए ना, अगर तो हम चाहते हैं कि एक आदमी डिक्टेशन दे कि क्या होना चाहिए और उससे बातचीत करने के लिए हमने ओपन कहा कि हम बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उसने 2 असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, तो उसने जो है वो मुल्क की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को तेज किया। उसमें उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये जानते हुए कि माशी सूरत हाल जो वो छोड़ के गया था और जो उसके बाकियात हैं जिनसे आज भी हम सामना कर रहे हैं, तो उसने बेहद और उसने प्रायर जो है वो शरायत अपनी रखी
तो आज जो है वो उसकी डिक्टेशन लेके हम इलेक्शन की डेट आगे पीछे कर लें, तो मेरे ख्याल से ये तो मुनासिब नहीं है। आज इमरान खान ने कहा कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं उन लोगों को माफ़ करने के लिए भी तैयार हूँ जो मुझ पर कातिलाना हमले में मुलविस हैं। तो इमरान खान, जिसको आप लोग हमेशा यही बात करते थे कि ये बात करने के लिए तैयार नहीं होता, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होता, तो आज तो बड़ा पॉजिटिव जेस्चर थे इमरान खान की बातों में। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो एक तो चीफ को से बात करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, पहले भी करते रहे हैं, उनसे वो बातचीत भी करना चाहते हैं। बाकी जो उन्होंने बातें की, जो है बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और बातचीत से ही मसाइल के हल निकलते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और मुल्क की मईशत और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने में, और ये उन्होंने ही कहा था कि मैं दहशतगर्दों से बातचीत कर लूँगा, मैं अलहदगी पसंद से बातचीत कर लूँगा, लेकिन मैं सियासी हमारे जो हरीफ है उनसे बातचीत नहीं करूँगा। तो अगर आज उनको ख्याल आ रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनकी डिक्टेशन या उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक आप लोगों का जेस्चर क्या है इस पे, इमरान खान की दावत पर या उनके आगे बढ़ने पर? आप लोगों का क्या जेस्चर है? पहले आप लोग आगे बढ़े, इमरान खान पीछे हो गए, आज इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग पीछे हो जाएंगे, तो क्या फिर फर्क रह जाएगा? देखिए, ये तो पीडीएम अब फैसला करेगी कि अगर उनकी ऑफर जो उन्होंने दी है वो कोई सीरियस ऑफर भी है, या रोज जिस तरह वो अपने बयान बदलते हैं या नई नई बातें करते हैं वो उसका हिस्सा है। लेकिन ये जो लीडरशिप है पीडीएम की, वो देखेगी कि उनसे बातचीत करने में कोई फायदा है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ ऑपोजिशन और हुकूमत की बातचीत होनी चाहिए। तो मेरी तजवीज़ अपनी हुकूमत को ये होगी कि बातचीत करने में बेहतरी है जमहूरी अमल के। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि मुस्लिम लीग नून में दो आरा हैं इस हवाले से, अर्ली इलेक्शंस के हवाले से, और जो मरीम नवाज का एक ग्रुप है वो ये चाहता है कि नहीं, इलेक्शंस एक ही सूरत में हो सकते हैं और तब हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे जब आप नवाज शरीफ के साथ भी नरम बर्ताव करेंगे, आप नवाज शरीफ की सज़ाओं को ख़त्म करेंगे, उनको बाइज़्ज़त वापस बुलाकर उनको तमाम केसेस से बरी करके उनकी सज़ाएं माफ़ करेंगे। मरीम नवाज ग्रुप ये चाहता है, जबकि दूसरा जो ग्रुप है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर वो ये चाहता है कि नए आइन के मुताबिक इलेक्शंस हो जाने चाहिए। कोई ऐसी ग्रुप बंदी नहीं है, जो कह रही हैं वो दुरुस्त फरमा रही हैं कि अगर नजायज़ कोई टारगेटिंग के जरिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है तो उसकी दुरुस्तगी होनी। सुओ मोटो जितनी तेजी से लिए जाते हैं तो वहाँ इन चीज़ों की भी दुरुस्तगी उतनी ही तेजी से होनी चाहिए। और जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, तो अगर इमरान खान साहब इलेक्शंस हार जाते हैं तो क्या वो इसी ईसीपी को, जिसको वो गालम गलोच होते हैं डेली बेसिस पे, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हमलावर होते हैं, और जो वफाक में अगर पीडीएम की हुकूमत होगी तो क्या वो इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को तस्लीम करेंगे इस सूरत हाल में? तो ये सवालात तो बिल्कुल, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, देखें, बिल्कुल, तब वफाक में हमारी हुकूमत होगी और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर तो धांधली तो जो है उसकी तो फिर बिल्कुल चांसेस नहीं होंगे ना। तो हम तो कर लेंगे, लेकिन क्या वो कर लेंगे? तो ये वो सवाल हैं जो जेन्युइन सवाल। इमरान खान अगर पंजाब में जीत जाते हैं तो इनकी हुकूमत यहाँ बन जाती है, बाद में वफाक के इलेक्शंस होते हैं, तो ये आप लोगों को सूट करेगा? अपने वसाइल होंगे, अपनी हुकूमत होगी, फिर तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वफाक की सीटें निकालना, जीतना। और अगर ऐसे नहीं होता तो फिर इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों सूरत हाल के अंदर आप ठीक पॉइंट आउट कर रही हैं कि अगर ये जो सिनारियो आपने पेंट किया वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर पीटीआई के लिए मुश्किल हो जाएगा। तभी हमारे आइन के अंदर जो है केयर टेकर हुकूमत का जिक्र है कि इलेक्शंस केयर टेकर। लेकिन मौजूदा मुआशी सूरत हाल में क्या आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आप लोगों को ज़रा से भी उम्मीद है कि अवाम जो है वो आप लोगों के साथ खड़े होंगे? आप इस वक्त नंबर स्टेटस निकाल के देख लीजिए, महंगाई की सूरत हाल क्या है, शरह सूद कितना बढ़ गया है, अब पेट्रोल की इस वक्त प्राइस क्या है, बिजली आप लोगों ने आईएमएफ के कहने पे और महंगी कर दी है, रुपया आपका और गिर गया है, डॉलर ऊपर चला गया है, आम बंदे के लिए मिडिल क्लास लोअर मिडिल में आ गई है, नॉर्मल लोग मिडिल क्लास में आ गए हैं, मतलब कि पता ही नहीं चल रहा, एक एक दर्जा हर क्लास नीचे गिरती जा रही है। तो ऐसी सूरत में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? मुझे ये बताएं कि अगर हम बिजली महंगी ना करते, गैस महंगी ना करते, पेट्रोल महंगा ना करते और आईएमएफ का मुआहदा ना हो,
तो क्या मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा और फिर बिजली का क्या नहीं, तो इतना करने के बावजूद अभी IMF को कौन सा वो उन्होंने जो है ना वो मान लिया है, अभी कौन सा उन्होंने फूलों के हार पे ना लिए, एक शर्त के बाद दूसरी शर्त के बाद तीसरी शर्त, वो तो अभी तक स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं कर सके आप लोगों के साथ। IMF का मुआहदा तो इंशाल्लाह ताला होने जा रहा है जब हम प्रायर एक्शंस कर रहे हैं और MEFP के मुताबिक हम चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुआहदा होने जा रहा है। बाकी ये जो सारे इक़दामात आपने गिनवाए, ये क्या हमारी खुशी के इक़दामात हैं? क्या इस पे हमें खुशी है कि अवाम पे ये बोझ डल रहा है? नहीं, ये तो वो फैसले हैं। डार साहब तो बोझ उतारने आए थे, हम तो सवाल पूछेंगे। डार साहब तो डॉलर 200 पे लाने आए थे, मिफ्ताह साहब को हटाया इसलिए था कि मिफ्ताह साहब को तो पता ही नहीं इकोनॉमी चलाते कैसे हैं, एवं वजीर खजाना बन गए थे वो। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर हमने दुरुस्तगी की है सर्कुलर डेट की, जो कि इमरान खान ने 2.5 गुना कर दिया और उसकी आज हमने फ्लो को बंद कर दिया है, वो अब नहीं बढ़ेगा। अगर गैस के सर्कुलर डेट को हमने रोक दिया है, तो ये वो फैसले हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मुफीद हैं। तो यही चीजें हम अवाम को बताएंगे और अवाम हम समझते हैं कि समझेगी इन चीजों को। अगर ये फैसले ना किए जाते जिससे हमें कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं है, तो मुल्क डूब जाता। तो ये चीजें तो हमने अपनी सैक्रिफाइस दी है, सियासत की तो आप लोगों इस सैक्रिफाइस, ये इस कुर्बानी का नतीजा आप लोगों को पता है ना, ये भी हो सकता है कि आप लोगों को जो है ना वो अगली हुकूमत करने का मौका ही ना मिले, अवाम लोग आपको चुने ही ना। तो ये भी फिर आप लोगों को ज़हन में रखना चाहिए, एक्सेप्ट करेंगे आप लोग फिर ये भी। तो अगर इस उम्मीद पे अवाम ये करेगी कि आगे जाके उनको ये रिलीफ देने लगे हैं जिस तरह की रिलीफ इमरान खान ने दी और इस मुल्क को खोखला कर दिया, तो अगर ये हो भी जाता है तो इमरान खान पकड़ा जाएगा अगली दफा अगर वो हुकूमत बना लेता है कि वो फिर झूठा साबित होगा। क्योंकि आगे रिलीफ वाले मामला, तो आगे तो आपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, आपने जो है वो मीशत। राना साहब, इमरान खान के पास इलेक्शन कैंपेन में बयानिए के लिए बड़ी चीजें मौजूद हैं, आप लोगों के पास क्या है? किस बयानिए के साथ आप लोगों ने उतरना है? क्या उस बयानी के साथ जिस बयानी के साथ 2018 में उतरे थे, नवाज शरीफ की सजाएं, नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी है क्या आप लोगों के पास? ये 1.25 साल की हुकूमत जो है, इसमें तो हम इमरान खान के गंद को साफ कर रहे हैं। हमने अपनी कोई पॉलिसीज तो नहीं लॉन्च की, हमने अपनी माशी पॉलिसीज जो 1.25 साल के प्लान के अंदर तो नहीं आप वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते चीज़ों की। तो हमने तो इस इकोनॉमी को डिफॉल्ट से बचाया है, IMF को बहाल किया। अगर हमारी परफॉर्मेंस है तो वो 2013 से 2018 का दौर है जब हमने इस मुल्क से अंधेरे खत्म किए, दहशतगर्दी खत्म की, CPEC लेके आए। तो ये बयानिया हमारा बिल्कुल ठीक बयानिया है और अवाम को हम समझाएंगे इस बयानिए के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ थे, शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तज्ज़ियाकार सहाफ़ी अतर काज़मी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका। अतर काज़मी साहब, 10 महीनों में आज पहली बार इमरान खान को ज़रा रिलैक्स मूड में देखा, मुखालिफिन की ललकार के बगैर बात करते देखा, मुखालिफिन के साथ बातचीत के लिए पॉजिटिव जेस्चर देते हुए देखा। ये किन करिश्मात का नतीजा लगता है आपको? देखिए, आज खान साहब ने बिल्कुल, आपने राइटली पॉइंट आउट किया। अगर आप उनकी तकरीर सुने तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोई वो विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं। हाँ, वो मुल्क के वज़ीर आज़म ये 2018 वाली वो विक्ट्री स्पीच याद आ गई मुझे भी देख के। बिल्कुल, कि वो एक पैगाम दे रहे हैं कि मैं सबके साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये है क्यों, ये चेंज क्यों है, ये समझना बड़ा जरूरी है। ये इसलिए है कि खान साहब की जो पूरी, वो जो कहते थे कि मेरी जदोजहद है, वो ये है कि मुझे इलेक्शंस दो। अब उनको इलेक्शंस नजर आ रहे हैं पंजाब के अंदर, तो ना उन्होंने किसी को ललकारा ना कुछ। अब वो ये कह रहे हैं कि फैसला अवाम के हाथ में है। अब फैसला अवाम उनके हक में करेगी या नहीं करेगी, ये तो अगली बात है। उसके साथ साथ खान साहब ने मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वाज़ेह पैगाम दिया कि मैं आपके साथ भी चलने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि अब उनको नजर आ रहा है कि अगर इंतखाबात हुए तो हम इक्तदार की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप इक्तदार में जाएंगे मसला तो ये है कि वो तो अब सबसे बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन अब अगले इनसे बात करने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, मसला ये है कि जो भी जमात मुंतखब होके आएगी, इदारों को तो उसके साथ चलना पड़ेगा। इस वक्त जिस तरीके से खान साहब ने गुज़िश्ता 8-9 महीनों के दौरान सियासत की है, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान में उसकी नज़ीर नहीं मिलती।
और गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने खान साहब से किसी ने ये पूछा था कि आप उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा था जी हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन खान साहब ने उसके साथ साथ वहां पे भी गुज़िश्ता रोज भी सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि कुछ चीजों के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज फिर उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले के हवाले से जिक्र वगैरह किया। तो मेरे ख्याल में जो भी जमात अवाम का वोट लेके आएगी तो इदारों को तो उनके साथ चलना लेकिन कहीं ना कहीं इमरान खान को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं इक़्तिदार में आने के हवाले से, जब आज भी उन्होंने कहा कि मुझ पर कांटा लगा दिया गया है, मेरे लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो नून लीग में जाएं, दूसरी पार्टीज ज्वाइन करें, तो कहीं ना कहीं इनके तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात मौजूद हैं कि शायद उनका जो है ना पत्ता साफ कर दिया गया है, शायद आप दोबारा उनको वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया जाएगा। तो ये इशारा आप भी समझते हैं और मैं भी समझती हूँ कि किन क़ुव्वतों की तरफ कर रहे हैं वो। जी वो बिल्कुल वो बरमला इसका इजहार भी करते हैं, मुतअद्दिद बार कर चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब चीजें उससे आगे निकल चुकी हैं। पहली दफा हम ये देख रहे हैं कि लगता इस तरह है कि बहुत सारी चीजें जिस तरीके से पहले मैनेज होती थी, चाहे वो सियासी जमातें करें या कोई और ताकत करे, अब वो उस तरह नहीं हो पाएगा। हमने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी देखा और हमने दीगर इंतखाबात के अंदर भी देखा। तो मुझे यही लगता है कि खान साहब को इस चीज का इदराक है कि अगर मैं जिंदा रहा, मैं जीता रहा, तो मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बनूंगा। लेकिन वो प्राइवेटली बार बार जो एक खदशे का इजहार करते हैं कि अगर मुझे वज़ीर आज़म ना बनने से कोई चीज इस वक्त रोक सकती है तो वो ये है कि मेरी जान ले ली जाए। और बहुत सारे लोग इस चीज के दर पे हैं, पर आई होप कि इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होगी। एंड ऑफ द डे ये सियासी मार्का है, इसको सियासी मैदान में लड़ना चाहिए, चाहे खान साहब जीते या कोई और जमात जीते। मरीम नवाज की लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात समझने के लिए या उन्हें इतना स्पेस देने के लिए तैयार हैं कि नवाज शरीफ को भी वापस बुलाकर ठीक है मैदान में लड़ने की इजाजत दी जाए, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, क्या वो इजाजत देंगे? वैसे तो खान साहब को पैगाम भी भिजवाए गए हैं, मैं ये आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ। सदर आरिफ अलवी से माफी की बात भी हुई है कि वहां से मियां साहब को कोई रिलीफ दिलवाया जाए, लेकिन खान साहब इस चीज के ऊपर कतन तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं हाँ अगर आप खुद करना चाहते हैं आप कर लें, मियां साहब को ले आए, किसने रोका मियां साहब को? लेकिन खान साहब उनके साथ बैठ के किसी किस्म की खान साहब के हाथ में क्या है कि खान साहब से वो माफी मांग रहे हैं या खान साहब की मदद मांग रहे हैं? लंदन प्लान तो किसी और के साथ बना था, किसी और की शमूलियत पर बना था। तो फिर उस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं मोहतरम मियां साहब अभी तक वापस आए? इसलिए कि अदालत से अंदर तो अब वो रिव्यू तक तो वो अपना कर चुके हैं, एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब दो ही तरीके हैं, या तो सदर मुमलिकत उनकी सजा माफ करें या पार्लिमान के अंदर जो मौजूदा पार्लिमान है उसके अंदर 2/3 अक्सरियत से एक कानून पास किया जाए और जिससे वो जो उनकी सजा हुई थी उसके अंदर मुस्तकबिल में भी जिसको अगर किसी को ऐसी सजा होगी तो वो तायात नाइली नहीं होगी। तो ये दो तरीके हैं और ये इन दोनों तरीकों में इमरान खान की मर्जी के बगैर तो चीजें आगे नहीं चल सकती हैं। तो इसी वजह से अगर इमरान खान की मर्जी इसमें शामिल नहीं है तो मरियम नवाज तो इन हालात में नहीं चाहती हैं कि वो मुल्क जो है ना वो आम इंतखाबात की तरफ जाए, जनरल इलेक्शंस हों, कौमी असम्बली के इलेक्शंस हों, वो तो नहीं जाने देंगी। जी देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले भी नहीं चाहते थे। जो पहले एक नैरेटिव दिया गया ना कि मरियम बीबी और मियां साहब चाहते थे कि इलेक्शंस में चले जाएं और शहबाज शरीफ चाहते थे, नहीं, इसलिए कि उस वक्त तक तो मरियम बीबी की सजा भी माफ नहीं हुई थी, उनको भी रिलीफ नहीं मिला था। तो दोनों बाप बेटी तो इंतखाबी सियासत से आउट थे। तो इस हुकूमत को लेने का बुनियादी मकसद ही ये था कि मरियम बीबी के मुकदमात में उनको रिलीफ मिले, दीगर मौजूद दोस्तों को रिलीफ मिले, सबको रिलीफ मिल गया। अब आखिरी टारगेट रह गया मियां साहब और इसी वजह से वो इंतखाब में नहीं जाना चाहते। लेकिन वो तो मरियम नवाज तो इसको अपनी हुकूमत मानती नहीं है ना, वो कहती है हमारी हुकूमत तो तब होगी जब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत होगी, जब मियां नवाज शरीफ इस मुल्क में होंगे। वो तो इस हुकूमत को मानती नहीं है, वो तो हमेशा इस हुकूमत से जान छुड़वाने और कहते हैं कि आप नए इलेक्शन में जाएं, आपने क्यों ये गन का टोकरा इतना बोझ उठाया हुआ है। मरियम नवाज तो अपने चचा की हुकूमत के पहले ही शदीद खिलाफ है, खासकर उनकी पॉलिसी के खिलाफ। जी देखिए अब इसमें जिद से कौन बहस कर सकता है? मैं आपसे जिद करूं कि मेरे नाम के नीचे शेख सादी लिखें, मैं अथर काजमी नहीं हूं, शेख सादी हूं, तो उस पे आप आगे क्या कहेंगी? मतलब ये क्या बचगाना किस्म की चीज है कि ये वही हुकूमत है ना जिसमें ऑडियोज भी आई थी, जिसमें मरियम बीबी कह रही थी कि मैंने बड़ी मेहनत करके इसहाक डार साहब की वापसी मुमकिन बनाई है। मैंने अपू जी को कह दिया को जनरल मुशर्रफ की वापसी के हवाले से आप पहले ट्वीट कर दें, तो वो उन्हीं वजीर आजम साहब के साथ बात कर रही होती थी ना। और वो वजीर आजम साहब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो ऑडियो आई थी जिसमें किसी के दामाद का सामान मंगवाना था भारत से, क्या वो किसके खान साहब का दामाद था? मरियम बीबी का ही दामाद था ना। तो वो इन्हीं की हुकूमत है, सबको भी पता है। लेकिन इस वक्त इशू ये है कि ये जो अपने सारा बयानिया है ना उससे जिस तरीके से ये लोग पीछे हट रहे हैं
उसमें अब इनको कोई ना कोई फेस सेविंग चाहिए। आज की आप मिसाल ले लें, आज मरियम बीबी की हुकूमत ने एक रिटायर्ड जनरल को चेयरमैन नैब लगा दिया है ताकि वो सियासतदानों का एहतसाब करे। अब ये क्या वो वोट को इज्जत दो का बयानिया लेके इस तरह चलेंगे? ये तो कहते थे कि नैब के अंदर तो दीगर इदारे भी आने चाहिए, अदलिया से लेके फौज तक, लेकिन आज जो इदारे नैब के अंदर नहीं आते उसमें से एक बंदे को उन्होंने लगा दिया चेयरमैन नैब। तो अब ये जो काम हो रहे हैं इस पर यकीनन तहरीक इंसाफ को अपनी गलतियों का एहसास होगा कि अगर वो पार्लियामेंट में होते तो आज सब कुछ उनकी मुशावरत से हो रहा होता, उनकी मर्जी के बगैर कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती थी। तो एक बहुत बड़ी गलती थी कौमी असम्बली से निकलना PTI का। जी देखें, तहरीक इंसाफ को अगर अपनी गलतियों का एहसास होता तो वो आज इस हालत में होते। 3 साल में ना अपोजिशन इस काबिल थी कि उनको गिरा सकती, तो उनकी तो अगर तहरीक इंसाफ के साथ अगर कोई उनकी अपोजिशन है तो वो खुद है। कभी वो कोई बयान दे के अपने लिए मुश्किल खड़ी करते हैं, कभी वो कुछ और करके अपने लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। तो तहरीक इंसाफ की तो अपने साथ ही जंग चलती रहती है। उनके दौरे हुकूमत में तो देखे ना, वो इतनी उनको मजा था कि ये सारी 13-14 जमातें मिल के बयानियां बनाते रहे, महंगाई थी, मिस गवर्नेंस थी, फिर भी अवाम जो है इन लोगों के पीछे आके नहीं खड़े हुए। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को अगर कोई उनकी डाउनफॉल है तो वो उनके विद इन होगी, उनके अंदर से होगी। और अभी भी कहा जा रहा है कि जो टिकट्स देने का मामला है, जिस पर आज खुलकर इमरान खान साहब ने बात की है कि टिकट्स का सारा मामला मैं अपने हाथ में लूंगा, क्योंकि पिछली दफा टिकट्स बेचे गए, गलत कैंडिडेट्स को चुना गया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, और अगर इस बार मैं किसी को टिकट नहीं दूंगा और आज़ाद हैसियत में वो लड़ेगा, मैं तो उसको पार्टी से निकाल दूंगा। तो अब खबरें ये आ रही हैं, कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि PTI में एक ग्रुप सामने उभर कर आने वाला है जो इमरान खान से बगावत करेगा और इसका पार्टी को और नुकसान होगा। देखिए, PTI के अंदर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं आ सकता जो खान साहब के मुकाबले में खड़ा हो। ये खबरें हम बड़े देर से देख रहे हैं और बड़ी बड़ी ताकतों की बड़ी बड़ी ख्वाहिशात थी कि PTI के अंदर से लोग खड़े हो जाएं, 20 MNA इधर आ जाएं, वो आ जाएं। जो लोग अलहदा हुए उनका जो हाल हुआ वो पूरी कौम ने देखा। तो इस वक्त मैं आपको ये गारंटी देता हूं शाजिया कि PTI के अंदर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं आएगा। हाँ, कोई छोड़ के चला जाए तो चला जाए, इमरान खान के मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हो सकता। इस वक्त PTI के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, एक बंदे की जमात है। जिधर इमरान खान होंगे, सारी जो भी उनका वोटर है वो उन्हीं को वोट करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जमात को। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी, तज्जियाकार मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, आज इमरान खान साहब ने कहा कि वो सबसे बातचीत करने को तैयार हैं, अपने ऊपर कातिलाना हमला करने वालों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। आज जब वो तकरीर कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी बातों में बड़ी पॉजिटिविटी लग रही थी। तो क्या आप लोग भी अब इमरान खान से बात करने को तैयार हैं? ख्वाहिश उनकी एक ही है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन में इलेक्शंस हों। अल्लाह करे खान साहब वक्त के साथ सीख गए हों, लगता नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को माफ करने को तैयार हूँ, तो उनके ऊपर कौन सा हमला हुआ अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ। उनके रिपोर्ट जो आई है उसमें तो एक फर्द ने उन पर हमला किया, और वो जिन लोगों को अपने ऊपर हमला कराने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कोई कराइन और शवाहिद उस तरफ नहीं जाते। वो एक आलमी साजिश का जिक्र करते थे अपनी हुकूमत को हटाने में, उसका भी बाद में वो यू टर्न ले गए थे। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे और भी जो एतराज़ात उठाए थे। अगर अच्छी बात है, अगर वो समझ रहे हैं कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, जिसको माफी मांगनी है वो उनसे मांग ले, जिसको देनी है वो दे दे। हम तो समझते हैं कि खान साहब को जो कौम के साथ उन्होंने ज्यादती की है, जो हिजान बपा किया है, जो इकोनॉमी को के अंदर हिजान बपा किया है, जो इनटॉलरेंस पैदा की है, उसके लिए कौम से न वो माफी मांगे। लेकिन अगर उन्होंने ये सबक सीखा है और वो बातचीत करने को तैयार हैं और एक ही दिन इलेक्शन के लिए उनकी सोच है, तो फिर उनको सियासी जमातों से बैठ के एक ऐसा रास्ता तलाश करना चाहिए कि वो अपनी जिद से हट जाएं। यही बात उनको हम जब वो अर्ली इलेक्शन का जिक्र कर रहे थे और वो फौज को सियासी निज़ाम आने और इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे थे, प्रेशर बिल्ड कर रहे थे, उस वक्त भी हम उन्हें ये कहते थे कि सियासी कुव्वतों से बैठ के बात करें। कायरा साहब, आप लोग
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो तो महीने पहले हो या बाद में हो, सही, उससे कोई हिम्मत नहीं आएगी। अभी अगर उन्हें समझ आ गई है और अगर वो इस बात पे मुस्सिर न हो, एक ये भी होगा, मुझे लगता यूं ही है कि खान साहब ने ये कहना है कि अब जो इलेक्शन की डेट आई है सारा इलेक्शन इस डेट पे कराया जाए, तो ये उनका मुताबिक नहीं, वो बात करने को बैठने को तैयार है, ज़ाहिर है गिव एंड टेक की बात करने की वो बात कर रहे थे। कायरा साहब, आप लोग तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर है अपनी सोच है, पीडीएम के फैसलों से ज़रूरी नहीं है इत्तफाक करे, ज़रूरी नहीं है हर फैसले से डिसएग्री करे, तो एक ही दिन इंतखाबात को लेकर पूरे मुल्क में और ख़ासकर मौजूदा मुआशी सूरत हाल में बारी बारी इलेक्शंस करवाना, क्या आप लोग समझते हैं कि वाकई ये मुल्क की मईशत इस चीज़ की मुतामिल नहीं हो सकती और पीपल्स पार्टी इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि वाकई एक दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए? देखिए, इसको तो पीडीएम भी सपोर्ट करती है, इसको तो सारी हुकूमत सपोर्ट करती है, फिर इसको तो पाकिस्तान की तमाम जमातें सपोर्ट करती हैं मासवाए इमरान खान के, इसको तो सारा मीडिया सपोर्ट करता है मासवाए इमरान खान के या उनके चाहने वालों के। सवाल क्या है? हाँ, एक दिन इलेक्शन होना चाहिए, ये पीपल्स पार्टी चाहती है। हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि अगर कंटिन्यूएशन यानी डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन 5-5 साल की मुद्दत पूरी करने का हमारी असम्बलियों को अगर ये रवायत बन जाती है तो ये बड़ी मुस्तहकम रवायत होगी। अगर खान साहब इस बात पे अभी भी कायल हो जाते हैं कि इलेक्शन जो है वो एक दिन में हो जाए, और अगर वो ये बात वैसे शाजिया मैं तो तस्वीरों नहीं सैकड़ों प्रोग्रामों में कर चुका हूँ, राना सनाउल्लाह साहब कर चुके कि भाई आप फौज को या दीगर इदारों की तरफ मत देखो, आप सियासतदानों से बैठ के बात करो, तो 2 महीने इलेक्शन पहले क्या 2-4 महीने बाद क्या क्या फर्क क़यामत आएगी। आज भी हमारी ये मेरी जाती पोजीशन यही है कि कोई क़यामत नहीं आएगी, और खान साहब अगर इस बात पे आ जाएंगे, उनको समझ आ गई है, अल्लाह करे, लगता तो नहीं है लेकिन अल्लाह करे, अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो खान साहब के साथ बैठ के मुज़ाकरात होने चाहिए कि इलेक्शन एक दिन हो जाए, ये जो मौजूदा डेट है इसको आगे ले जाया जाए। कितना टाइम हो सकता है? मौजूदा डेट को कितना आगे ले आएं और आप लोग कितना पीछे आ जाएं? क्या बीच का टाइम हो सकता है? एक 2 महीने एडजस्टमेंट की बात होगी। अच्छा, लेकिन 1-2 महीने वो आगे चले जाए, 1-2 महीने आप लोग पीछे आ जाए, मेरे ख्याल है ऐसे ही हो सकता है, यही रास्ता हो सकता है। डार साहब की जो पॉलिसीज इस वक्त हैं आप लोगों के सामने हैं, जो इस तरीके से मुल्क की इकॉनमी को मज़ीद नुकसान भी पहुंच रहा है, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा अभी तक हो नहीं सका, डॉलर का क्या हाल हो गया है, शरह सूद कहाँ तक पहुंच गई है, महंगाई फरवरी में 31% थी और डर लग रहा है, इकोनॉमिस्ट भी ये बात कर रहे हैं कि 36 से 37% अब ये मार्च में हो जाएगी अगर हालात ऐसे ही चलते रहे। तो डार साहब की जो पॉलिसी से आप नहीं समझते कि आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए जी, डार साहब की पॉलिसीज हुकूमत की पॉलिसीज है और हम उनके साथ हैं, और हम ये बात समझते हैं कि इस वक्त इन हालात में जो बेस्ट फैसले हो सकते हैं कंसल्टेशन के साथ वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म की उनकी वजह से महंगाई हुई है, पाकिस्तान में डॉलर का रेट बढ़ गया है, यकीनन सारी बातें अपनी जगह, उस पर कोई इनकार नहीं है, तो कैसे हकायक है, ये कोई मफरूज़े नहीं है। लेकिन क्या ये डार साहब के फैसलों की वजह से हुए हैं या कोई ऐसे फैसले हो सकते हैं जिससे IMF भी राजी हो जाए, पाकिस्तान में महंगाई भी ना हो, नए टैक्स भी ना लगे और सब अच्छा हो जाए? तो ऐसा कोई फैसला, ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई डिसीजन मुझे आज तक सुनाई नहीं दिया। नहीं, जो डार साहब सितंबर में आए, डार साहब ने 3 महीने तक IMF से बात ही नहीं की और कहा कि मेरी कोशिश है कि IMF के बगैर जो मामलात चल पड़े और मैं चलाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो ये मामलात उधर से ही डिले होना शुरू हुए तो मामलात खराब हुए। डार साहब ने आपसे बात जरूर मीडिया से की थी, लेकिन डार साहब ने इसी मीडिया पे ये भी बताया था और बड़े जोर से बताया था कि हम उसी वक्त से IMF को कह रहे थे, लेकिन IMF अपनी शराइत की वजह से नहीं आ रहा था। हमने जाके बाकायदा रिक्वेस्ट भेजी उनको कि आप अपना वफद भेजिए हमारे साथ डायलॉग के लिए, वो नहीं आ रहे थे। तो डार साहब ने कभी भी बिल्कुल इनकार नहीं किया IMF से, ये जो कहा जा रहा है डिले का। दूसरी बात यह है कि डिले से क्या क्या अमल गई, अभी तक तो डार साहब उनकी सारी बातें शरायत मान भी रहे हैं या मान चुके भी हैं, तो फिर भी मुआहिदा तो नहीं हो पाया। तो डार साहब ने ऐसा कौन सा अमल कर दिया जिससे दुनिया नाराज हो गई? ऐसा कतई नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में होने वाली जो मुश्किलात है, मुसीबत है, ये ओवरऑल पिछले कई दहाइयों का अमल है, ये चंद दिनों का या चंद महीनों का या चंद सालों का अमल नहीं है जिससे पाकिस्तान की। और इसमें आप समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान के 3.5 सालों का भी कसूर नहीं है?
ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही, मैं तो ये समझ। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा सब मेरे साथ है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।